हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग वंडरफुल नाइटमेयर। कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम येन वू है। बचपन में ही वू के डैड मर जाते हैं, जिसके कुछ समय बाद उसकी मॉम की भी डेथ हो जाती है। और अपने मॉम डैड की मौत के बाद वू ठान लेती है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होकर बहुत अमीर बनेगी। और बचपन में जैसा वू ने सोचा बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो बड़ी होकर एक काबिल वकील बनती है जो सिर्फ अमीरों के ही केस लड़ती है, जिसकी वजह से वो बहुत अमीर है और एक बहुत बड़े और आलीशान घर में रहती है। वू के पास एक लड़के का केस आया हुआ होता है। उसने एक गरीब लड़की के साथ गलत हरकतें करी होती हैं। उसके डैड एक नामी कंपनी के चेयरमैन हैं, जो वू को उसे बचाने की काफी अच्छी कीमत देते हैं, जिसकी वजह से वू को उसे बचाना ही पड़ता है। वो विक्टिम की फैमिली को डराते हुए बोलती है कि अगर तुम ये केस लड़ोगे तो भी इस लड़के का कुछ नहीं होगा और उल्टा तुम्हारे ही पैसे जाएंगे और समाज में तुम्हारी बेटी किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी, इसलिए इस बात को यहीं दबा दो। वो लड़की वू की इन बातों से डर जाती है क्योंकि उसके पास केस लड़ने के पैसे भी नहीं होते हैं, इसलिए वो केस नहीं लड़ती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। इस केस को सही से संभालने के लिए वू का बॉस उसे एक क्रेडिट कार्ड और एक बहुत महंगी कार गिफ्ट करता है और उसे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट देता है जिसमें उसे एक एरिया को खाली कराना है। उसे शाम वू को किसी मीटिंग में जाना होता है, जिसके लिए वो अपनी नई कार लेकर निकल जाती है, पर रात बहुत होने की वजह से उसको सही से नहीं चमकता है। तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है, जिसको देखकर वू की गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जिस वजह से वू का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब वो अपनी आंखें खोलती है तो अपने आप को हेवन में पाती है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ है। जहाँ रिसेप्शन पर खड़ी एक लड़की उससे उसका बर्थ कार्ड मांगती है, जो उसके हाथ में ही था। वू का बर्थ कार्ड देखकर वो लेडी घबरा जाती है क्योंकि वू की मौत अभी नहीं आई थी। उन्होंने उसे 57 साल पहले ही ऊपर बुला लिया होता है। वो वू को वहाँ के हेड मिस्टर किम के पास लेकर जाती है, जहाँ मिस्टर किम उसे बताते हैं कि ये मरने के बाद की दुनिया है और तुम गलती से यहाँ पर आ गई हो। वो उनसे अपने आप को वापस भेजने को कहती है, जिस पर वो उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें वापस तुम्हारी लाइफ में तो भेज दूंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें 1 महीने के लिए किसी और की लाइफ में जाना होगा। वो उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मुझे मेरी लाइफ में ही जाना है, पर मिस्टर किम उसको बोलते हैं कि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, या तो यहीं रहो या फिर इस लाइफ में चली जाओ। जिसके बाद वो जब अपनी आंखें खोलती है तो खुद को एक घर में पाती है, जहाँ ये शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। वो अपने आप को शीशे में देखकर चिल्लाने लगती है। उसका पति संग वो भी उसे चिल्लाता देखकर डर जाता है। उसका बेटा हारू, जो अभी बहुत छोटा है, उसको चिल्लाता देख उसे हक करने आता है, पर वो उससे डरकर भागने लगती है। अब उसके अगले दिन वो दोनों स्कूल के लिए लेट हो रहे होते हैं। वो वू से कहते हैं कि मम्मी हमें बस तक छोड़ आओ। वो उन्हें बस तक छोड़ने जाती है, जहाँ और भी बहुत सारी औरतें खड़ी थी जो इस लड़की की फ्रेंड होती हैं, जिसकी बॉडी में अब वू आई थी। वो उसे पकड़कर एक कार्डबोर्ड फोल्डिंग फैक्ट्री में ले जाती है, जहाँ ये लड़की काम क्या करती थी। असल में वो इस वक्त जिसकी लाइफ जी रही है उसके घर के हालात कुछ ठीक नहीं है। वो बस जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन वू को ना तो इस फैक्ट्री में काम करने के बारे में कुछ पता था और ना ही वो इन औरतों को जानती थी। वो बस हवा के साथ आगे बहती जा रही थी। जिसके बाद वो सब औरतें वू को एक कैफे में लेकर जाती हैं और आपस में गॉसिप करने लगती हैं। उनकी गॉसिप से वो को ये भी पता चलता है कि जिसके शरीर में वो है उसने अपने पति संग से अंडर एज में ही शादी कर ली थी। ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है कि उस लड़के ने इस औरत को फंसाकर इससे अंडर एज में ही शादी कर ली। वो वॉशरूम की ओर जाती है, जहाँ पर तभी मिस्टर किम आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस जिंदगी को अपनी जिंदगी समझकर जियो, मैं तुम्हारी लाइफ भी तुम्हें जल्द ही लौटा दूंगा। अब वो घर जाकर वापस अपनी पुरानी लाइफ की तरह जीने का सोचती है। वो क्रेडिट कार्ड लेकर शॉपिंग करने निकल पड़ती है, लेकिन बिल देते वक्त उसे पता चलता है कि उसके कार्ड में तो पैसे ही नहीं है। वो वापस वहाँ से घर आ जाती है। अब रात होते ही उसका पति उससे प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसका हाथ पकड़कर उसे उल्टा मारने लगती है और कहती है कि तुमने इस मासूम सी अंडर एज लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर इससे शादी कर ली और तो और इसे प्रेग्नेंट भी कर दिया। वो उसे काफी उल्टा सीधा कहती है, उसे अंडर एज से शादी और उसे प्रेग्नेंट करने के कानून सुनाने लगती है, जिसे सुनकर उसका पति डर जाता है कि आज इसे क्या हो गया। उसे उसकी बातें सुनकर बुरा भी लगता है। वो अपना बिस्तर लेकर बाहर सोफे पर आकर सो जाती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उसके बॉस ने उसे एक क्रेडिट कार्ड दिया था जिसमें बहुत सारे पैसे हैं, इसीलिए वो जल्दी से उसे लेने
अपनी पिछली लाइफ वाले घर में जाती है, जिसके बाद वो उस कार्ड को लेकर एक शॉपिंग मॉल में जाती है जहाँ वो बहुत महंगी महंगी चीजें खरीदती है। पर बिल पे करते वक्त उसके सिग्नेचर मैच नहीं होते हैं। वहाँ की ओनर उसे सामान तो दे देती है, लेकिन उसे उस पर शक होने लगता है। वो शाम को वापस घर आकर खाना बनाने लगती है। उसका बेटा हारू उसे रोज एक विटामिन की गोली दिया करता था। वो आज भी उसके लिए एक गोली लाता है। तभी संग भी घर आ जाता है और उसे अपने पास बुलाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं पूरे दिन तुम्हारी रात वाली बात के बारे में सोचता रहा, लेकिन असल में वो मैं नहीं था जिसने तुम्हें शादी के लिए फोर्स किया, वो तुम थी जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। अब वू को पता चल जाता है कि उस आदमी ने इसे नहीं फंसाया है, वो तो ये लड़की ही थी जो उसके पीछे पागल थी। तभी संग को वू के कमरे से महंगे महंगे कपड़े मिलते हैं। वो वू से कहता है कि हमें हमारे खाने का भी नहीं पता है और तुम इन सब चीजों पर पैसे उड़ा रही हो। संग वू को डांट ही रहा होता है कि तभी पुलिस इन दोनों को उठाकर पुलिस स्टेशन ले जाती है। असल में उस शॉप की ओनर ने वू पर क्रेडिट कार्ड चुराने का इल्जाम लगा दिया था। पुलिस वाले वू को उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, जिस पर संग अपनी पत्नी को वकीलों की तरह डिफेंड करने लगता है और हमें पता चलता है कि संग भी वू के ही यूनिवर्सिटी से लॉ पढ़ा हुआ है, लेकिन बीच में फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से उसे अपनी लॉ की पढ़ाई छोड़नी पड़ती है। पुलिस वालों के पास भी कुछ ज्यादा सबूत नहीं होते हैं, इसलिए वो वू को छोड़ देते हैं। उधर बाहर जाकर संग वू से पूछता है कि मुझे सच बताओ, कहीं तुम्हारा किसी और आदमी के साथ चक्कर तो नहीं है? लेकिन वो उससे कहती है कि तुम पागल हो क्या, मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। जिस पर संग उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहता है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, आज से पहले वू के सिर पर ऐसे किसी ने भी हाथ नहीं फेरा था। इसलिए वो ये सब देखकर शॉक हो जाती है। उसी रात मिस्टर किम वू से फिर से मिलने आते हैं और कहते हैं तुमने 48 घंटों के अंदर ही अपने इस लाइफ में अपने पति का दिल दुखाया है, तुम पुलिस स्टेशन भी चली गई। मैं देख रहा हूँ कि तुम अपने इस फैमिली के साथ बिल्कुल भी सही से नहीं रह रही हो। मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम देता हूँ, इस हफ्ते में तुम इन सब से एक अच्छा रिश्ता बनाओ, वरना मैं तुम्हारी लाइफ तुम्हें वापस नहीं करूंगा। अब आगे हम देखते हैं कि संग के ऑफिस वालों ने उसे एक पार्टी में बुलाया होता है। वो वू को भी अपने साथ चलने को कहता है, लेकिन वो मना करने वाली होती है। पर तभी उसे मिस्टर किम की बात ध्यान आती है और वो संग के साथ चलने को राजी हो जाती है। वो उस पार्टी में बिल्कुल अपने पिछली लाइफ की तरह ही कपड़े पहन कर जाती है, जब वो बहुत अमीर थी। संग अपनी वाइफ को देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो उसने पहली बार ऐसे कपड़े पहने थे, लेकिन वो उसे बहुत सुंदर लग रही थी। उस पार्टी में काफी बड़े बड़े लोग आए हुए होते हैं, लेकिन वो के लिए तो ऐसी पार्टियों में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। तभी संग अपने चीफ को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है, जिस पर वो बहुत समय से काम कर रहा था, लेकिन संग का बॉस बीच में आकर उसे रोक देता है और सब खाना खाने के लिए चले जाते हैं। पर डिनर टेबल पर वो संग का प्लान चीफ को समझाने लगती है। यहाँ वो अपने पति को डिफेंड कर रही होती है। वो चीफ से कहती है कि हमें उस एरिया में रोड नहीं बल्कि एक ब्रिज बनाना चाहिए, जिसे सुनकर संग का बॉस बात टालने की कोशिश करता है और कहता है कि औरतों को आदमियों के काम से दूर ही रहना चाहिए, पर वो वहाँ उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देती है। डिनर के बाद संग का बॉस उसे मिलकर बहुत उल्टी सीधी बातें कहने लगता है, लेकिन संग वू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर तभी उसका बॉस वू को भी कुछ गलत बोल देता है, जिसे सुनकर संग का खून खौल जाता है और वो उसके फेस पर एक जोरदार पंच मारता है और वहाँ से वू को लेकर चला जाता है। वो दोनों वहाँ से निकलकर एक छोटे से पब में ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ संग वू को बोलता है कि चाहे कोई मुझे कितना भी गलत बोल दे, मैं सहन कर लूंगा, लेकिन कोई मेरी वाइफ को कुछ कहे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पर वो उसे कहती है कि शायद अब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, जिस पर संग उसे बोलता है कि चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, लेकिन मैं अपनी फैमिली को कभी दुखी नहीं होने दूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ न कुछ काम ढूंढ ही लूंगा। ये सुनकर वू को बहुत अच्छा लगता है। वो समझ जाती है कि संग एक अच्छा आदमी है जो अपनी फैमिली से बहुत प्यार करता है। घर पहुंचकर रात को वू के साथ उसका बेटा हारू सो रहा होता है। तभी वो सोते सोते उसे हक करने लगता है, क्योंकि उसके लिए तो वो उसकी माँ है। पर अब कहीं न कहीं वो भी उसे अपना बेटा मानने लगती है। अगले दिन उसकी बेटी उससे अपनी पॉकेट मनी मांगने आती है, लेकिन वो उसे टेबल पर पड़े बैग्स को फोल्ड करने के लिए कहती है कि जब तुम ये कर लोगे तभी तुम्हें पैसे मिलेंगे। हानिल गुस्से में वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब उसे पैसे चाहिए थे, इसलिए वो सारे बैग्स को फोल्ड कर देती है, जिसके बदले वो उसे कुछ पैसे दे देती है, जिन्हें लेकर वो सीधा अपने बॉयफ्रेंड के पास आ जाती है, जहाँ वो लड़का उसे किस करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। कि तभी उसे एक लड़का उसकी फोन से वीडियो बनाता हुआ दिखाई देता है। असल में उस लड़के ने वू की बेटी को इसीलिए बुलाया होता है
ताकि वो उसके एमएमएस बना सके और बाद में उसे ब्लैकमेल कर सके। हानिल को पता चल जाता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है, इसलिए वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस लड़के के दोस्त आकर उसे पकड़ लेते हैं, जिसके काफी देर बाद हानिल अपने घर आती है। वो अपने कमरे में जाकर चीजों को तोड़ने लगती है, जिनकी आवाज सुनकर वो उसके रूम में जाती है। वो अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है, तभी वो का ध्यान उसके शरीर और उसके मुंह पर पड़े निशानों पर जाता है। वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, मुझे बताओ, पर ये सुनते ही वो रोने लगती है। असल में उन लड़कों ने उसको बहुत मारा होता है, लेकिन इससे पहले वो इसके साथ कुछ गलत कर पाते, ये उनमें से किसी एक को धक्का देकर वहाँ से भाग जाती है। वो रोते रोते ये सारी बात अपनी मॉम को बताती है, जिन बातों को सुनकर वो का खून खौलने लगता है। वो अगले दिन हानिल के साथ उसके स्कूल जाती है, जहाँ वो लड़का भी अपने वकील के साथ बैठा होता है। उसका वकील वो से कहता है कि तुम इसके खिलाफ केस करके कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये तो किसी और देश में जाकर भी पढ़ लेगा, पर तुम्हारी बेटी का क्या होगा, तुम्हारे पास तो पैसे भी नहीं है। लेकिन तभी वो वहाँ से उठकर वॉशरूम में चली जाती है और रोने लगती है, क्योंकि अब उसके सामने उसकी पूरी पिछली जिंदगी घूमने लगती है। उसने भी ना जाने इन जैसे कितने लोगों को बचाया था और हानिल जैसी कितनी बेकसूर लड़कियों की जिंदगी खराब की थी। ये सोचकर वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, पर तभी हानिल वहाँ जाती है, जो उसे रोते हुए देख लेती है और रोते हुए बोलती है कि मॉम, कोई बात नहीं, हम ये केस वापस ले लेंगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम उनसे जीत सके। मैं अपना स्कूल छोड़ दूंगी, बस आप चिंता मत करो। जिस पर वो उसके आंसू पोंछते हुए कहती है कि बेटा, हमें लड़ने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो उसका हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है, जहाँ एक बार फिर से उस लड़के का वकील उसे डराता है, पर वो तभी अपना फोन निकालती है, जिसमें वो शुरुआत से उनकी सारी बातें रिकॉर्ड कर रही थी, जिसे देखकर उस लड़के और उसके काबिल वकील के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में उस लड़के से कहती है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो कि मैं तुम्हारे साथ अब क्या करूंगी। मैं तुम्हारी जिंदगी जहन्नुम बना दूंगी। मैं ये रिकॉर्डिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम और हर सोशल मीडिया साइट पर डालूंगी, और ये मत सोचना कि ये देश छोड़कर तुम बच जाओगे। तुम जिस भी देश में जाओगे, मैं तुम्हारा पीछा करूंगी और तुमको सजा दिला कर रहूंगी। अब उस लड़के को भी लगने लगता है कि यार ये किससे पंगा ले लिया। वो वहाँ से उठकर जाने लगती है, लेकिन वो लड़का वो को उल्टा सीधा बोलने लगता है, पर तभी वो उसके बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देती है और वो दोनों वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर आकर हानिल अपनी मॉम को बहुत कूल बताती है। उसे तो ये लग रहा था कि शायद अंदर उसकी मॉम में किसी और की आत्मा आ गई थी। वैसे उसे जो लग रहा था वो सही था। जिसके बाद वो अपनी मॉम के कंधे पर सिर रखकर उसे शुक्रिया कहती है। अब वो को भी इन सभी से प्यार हो चुका था। वो अपने आप को इसी फैमिली का एक हिस्सा मान रही थी। वो अब अपने पति संग से अच्छे से बात करती है। वो हारू और हानिल को डेली स्कूल के लिए तैयार करती है और उन्हें स्कूल छोड़ने जाती है। कहीं न कहीं वो अब बहुत खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकती है। एक दिन मिस्टर किम उसे फिर से मिलने आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास सिर्फ 1 हफ्ता बचा है, इसके बाद तुम्हारी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाएगी। जिस पर वो कहती है कि ऐसा मत करिए, वो दोनों बच्चे बिना माँ के प्यार के नहीं रह पाएंगे। जिस पर मिस्टर किम बोलते हैं कि तुम जितना प्यार इनको करना चाहती हो कर लो, क्योंकि अब तुम्हारे पास समय नहीं है। वहीं एक दिन स्कूल से आते हुए हारू बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल पहुंचने पर डॉक्टरों से पता चलता है कि उसे एक रेयर बीमारी है। तभी वो को याद आता है कि ये रेयर बीमारी उसकी मॉम की भी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। वो ये जानकर बहुत ज्यादा डर जाती है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि इसकी हमें जल्द से जल्द सर्जरी करनी होगी, क्योंकि हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसीलिए डॉक्टर्स उसकी जल्दी से सर्जरी स्टार्ट कर देते हैं। पर तभी मिस्टर किम एक कार में वू का इंतजार कर रहे होते हैं। वो वू से उस कार में बैठने को बोलते हैं, क्योंकि उसी कार के एक्सीडेंट से वू की मौत होनी थी। पर वू मिस्टर किम से कहती है कि मैं अभी नहीं जा सकती हूँ, बस मैं एक बार हारू को होश में आते हुए देखना चाहती हूँ और बाकी सबसे मिलना। मिस्टर किम उसे मना करते हैं, लेकिन उसके काफी मिन्नतें करने के बाद वो मान जाते हैं। वो सबसे पहले हानिल से मिलती है और उसे गले लगाकर कहती है कि एक कामयाब इंसान बनना। जिसके बाद वो हारू से मिलने जाती है, जिसको अब होश आ गया था। वो उसे कहती है कि मम्मी किसी काम से बाहर जा रही है, इसलिए उसके बिना तुम्हें स्ट्रॉन्ग रहना होगा और मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी। हारू भी उससे कहता है कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। वो संग से मिलकर कहती है कि तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना, और वो वहाँ से ये कहकर चली जाती है। तभी उसकी आंखें एक हॉस्पिटल में खुलती है, जहाँ अब वो अपनी पुरानी लाइफ में आ गई थी। होश में आते ही वो उसी हॉस्पिटल में पहुँचती है जिसमें हारू को रखा गया था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जिसके बाद वो संग के घर जाकर देखती है, लेकिन उसको वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता है। असल में वो 3 महीने से कोमा में थी, जिसे आज ही होश आया था।
इसीलिए उसे हॉस्पिटल में कोई नहीं मिला। जिसके कुछ दिन बाद वो अपनी फैमिली एल्बम को देखने लगती है, जिसमें उसे उसके डैड की फोटो मिलती है, जिसको देखकर वो चौंक जाती है और रोने लगती है, क्योंकि उसके डैड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर किम ही थे, जो इस पूरे टाइम उसे गाइड कर रहे थे। इसलिए वो बार बार उससे मिलने आते थे। कुछ टाइम बाद वो अपना मूड फ्रेश करने के लिए न्यूजीलैंड जाने का सोचती है, और जैसे ही वो फ्लाइट में चढ़ती है तभी उसे एक बच्चे की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसकी पुरानी फैमिली हारू, हानिल और संग खड़े होते हैं। वो उन्हीं के पास जाकर बैठ जाती है और उनसे पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, जिस पर वो बताते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले हमारी मॉम की एक कार एक्सीडेंट में जान चली गई थी, इसलिए हम थोड़ा रेस्ट लेने न्यूजीलैंड जा रहे हैं। जिसे सुनकर वो बोलती है कि मैं भी अपने डैड से मिलने वही जा रही हूँ। शायद उनका इस तरह प्लेन में मिलना कोई इत्तेफाक नहीं था। क्या पता इस बार वू के डैड किम उसके लिए क्या सोच रहे थे। और इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।